नमस्कार, मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर 3 को से एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअल में है क्या है। ठीक है, एक्चुअल में हम चैप्टर 3 में क्या क्या करेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 अगर इसका मैं चैप्टर का नाम जो देखूँ तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, अब हम जो बात करेंगे वो पेयर्स में बात करेंगे। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, एक टाइम पे एक पॉलिनोमियल हल कर रहे थे या एक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन की या शून्यकों की बात कर रहे थे। अब जो हमारे पास आएंगे वो दो इक्वेशंस आएंगी। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इक्वेशंस और पॉलिनोमियल में बहुत अंतर होता है। इक्वेशंस जो रहता है आपका वो जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया x + 4y = 0। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है और दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग। मैंने यहाँ 0 लिखा है, यहाँ कोई और नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। लेकिन पहले क्या था कि सिंपली जब मैंने x + 4y लिखा, लेकिन ये किसी चीज़ के बराबर नहीं है, तो जब x + 4y लिखा मीन्स इट शोज़ अ पॉलिनोम, इट शोज़ अ एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब मैं किसी चीज़ के बराबर इसको नहीं कर रहा हूँ तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट शुरू हम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। प्यारे बच्चों, पेयर युग्म शब्द जो है हिंदी में इसका मतलब होता है पेयर, जोड़ा। मतलब दो इक्वेशंस की बात करेंगे विद टू वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कितने होंगे उसमें? दो वेरिएबल्स होंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें एक ही वेरिएबल होता था, या तो x होता था या y होता था या t होता था। लेकिन अब जो बात करेंगे हम, x के साथ हो सकता है y भी हो उस समीकरण में, x के साथ हो सकता है z भी हो उस समीकरण में, हो सकता है सिर्फ y और z हो, x हो ही ना। ठीक है, तो अब जो इसमें मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन पे सीधा एकदम से आएंगे तो आपको उस टाइम दिक्कत हो जाती है कि ये चीज़ कैसे आए। तो उन चीज़ों को पहले से हम अगर क्लियर कर ले तो अच्छा रहता है। पॉइंट 1 है इसमें कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म होती है। हर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक, उसको हम लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। और ये आ गया आपकी इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी उसके साथ? a2x + b2y + c2 = 0। मतलब अब जो हम बात करेंगे वो दो इक्वेशन की एक साथ बात करेंगे और हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे, इसीलिए इनको बोला गया है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब दो चर होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी, रैखिक समीकरण होंगे, मतलब उनकी घात एक होगी और एक जोड़ा होगा उनका। ठीक है, यहाँ पे अगर a1, a2, b1, b2, c1, c2 की बात करें तो ये कोई भी वास्तविक संख्याएं होंगी। यहाँ पे इनकी जगह a1, a2, b1, b2, c1, c2 की जगह कोई वास्तविक संख्या होगी। वो कुछ भी हो सकती है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो इररेशनल भी हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें कि दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि दो चर में जो एक रैखिक समीकरण होता है ना, ये जो एक समीकरण है ये एक लाइन को शो कर रहा है। इस समीकरण का मतलब एक लाइन है। जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, अब कैसे बनेगी वो जैसे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ वैसे आपको पता चलता। दूसरी इक्वेशन है, इसका भी एक लाइन बनेगी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कहने का मतलब कि दो चर में एक रैखिक समीकरण जो है वो युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, एक इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम तो क्या होगा, वो एक क्या होगा, एक लीनियर, एक लाइन होगा एक। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो लाइन होता है। ठीक है, जो आपकी रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ जो एक रेखा होती है, ऐसे रेखा। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, मान लो मैंने ऐसे y एक्सिस ड्रॉ की, x की, जब मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो वो इस तरह से आएगा। अब वो कैसे आएगा? जब हम इसके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें ही एक पॉइंट आता है, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इन दोनों बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर ये जो समीकरण दिए हैं इनकी लाइंस में जब ड्रॉ करता हूँ ग्राफ में, तो वो अगर एक दूसरे को काटती हैं तो एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो काटती है ना, वो जो पॉइंट होगा उस पर एक्स और वाई की वैल्यू जो वो इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगी, इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब है सेटिस्फाई का मतलब है कि अगर मैं इस समीकरण में पुट करता हूँ वो वैल्यू तो भी ये समीकरण 0 हो जाएगा, अगर इस समीकरण में वही वैल्यू पुट करता हूँ तो भी ये समीकरण क्या हो जाएगा, 0 होगा। एक पॉइंट पे वो जरूर कट करेगी। ठीक है, अब
इसका थर्ड जो बिंदु है इस चैप्टर में वो क्या है, यदि रेखाओं का युग्म इस तरह से है, जो रैखिक समीकरण आपको मान लो इस तरह का दिया है, ये जोड़ा दिया है आपको, ये एक रैखिक समीकरण ये दिया है, एक रैखिक समीकरण ये दिया है, तो उसमें जो डिफरेंट कंडीशंस है उसमें जो आपके सॉल्यूशन रहेंगे वो किस तरह के रहेंगे, जो सॉल्यूशन का जो एक संभावना होगी कि किस तरह का सॉल्यूशन आ सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। कि पहली कंडीशन तो ये कि जब मैं अगर ये जो A1 है ना कोई संख्या होगी या A2 भी कोई संख्या होगी, अगर मैं इन दोनों को ना डिवाइड करता हूँ, बटे करता हूँ, मतलब A1 बटा A2 रेशियो लेता हूँ, इनका अनुपात लेता हूँ, और साथ में B1 और B2 का अनुपात लेता हूँ, B1 और B2 भी यहाँ पे कोई रियल नंबर हो, कोई संख्या होगी, इनका अनुपात लेता हूँ। अगर वो दोनों बराबर नहीं आते हैं, मैंने मान लो रेशियो फाइंड किया और वो दोनों बराबर नहीं आए, अब रेशियो बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफिकली बात हो रही है, ठीक है ना, अभी ग्राफिकली बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो रैखिक समीकरण युग्म है ना वो संगत होते हैं। अब संगत आप लोग सोच रहे होंगे कि संगत होते हैं, अद्वितीय हल भी लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये जो मैंने ऊपर समझाया ना, ये इसका मतलब यही है। युग्म संगत होने का मतलब है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया है, ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 क्या है कि A1 बटा A2 जो है B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं और अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब हल का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पे x और y की वैल्यू ऐसी होगी जिसको इन दोनों समीकरण में अगर मैं पुट करूँ ना, यहाँ इन दोनों समीकरण इसमें भी और इसमें पुट करूँ तो ये दोनों समीकरण को वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोले कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है A1 ओवर A2 इज़ नो इक्वल टू B1 ओवर B2, लेकिन C1 ओवर C2 के बराबर नहीं है, तो बच्चों उस केस में जो आपका थर्ड टाइप की जो संभावना रहती है सोल्यूशन आने की वो कुछ इस तरह से होता है। पहली बात है कि वो दोनों लाइंस जो बनती है ना बच्चों, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, क्या होती है वो पैरेलल होती है, मतलब कटती नहीं है, वो प्रतिषेध नहीं करती है, पैरेलल होती है वो, ठीक है। ये L1 लाइन आ गई, L2 लाइन आ गई, ये हमेशा पैरेलल रहेगी, मतलब कोई हल नहीं। अब यहाँ मतलब कई बच्चे क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई हल नहीं होने का मतलब है बच्चों कि आपके पास कोई भी x और y की वैल्यू ऐसी यहाँ नहीं आएगी जिस पे ये दोनों लाइन आपस में प्रतिषेध करती है, मतलब कोई भी हल ऐसा नहीं आएगा जिसमें ये दोनों आपस में संगत हो जाए, मतलब ये एक दूसरे को काटेंगे। ये इसलिए यहाँ लिखा है कि ये असंगत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जो यहाँ पे टच एक दूसरे को, जिस पे जो ये रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिषेध करती हो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है बच्चों वो है आपकी, इसी पेज पे मैंने लिखी है। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपने A1 ओवर A2 निकाला, B1 ओवर B2 निकाला, C1 ओवर C2 निकाला, वो तीनों जो है वो बराबर नहीं आते, तो उस केस में जो रैखिक समीकरण युग्म में वो आश्रित और संगत होते हैं। आश्रित और संगत होने का मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे एक लाइन ये आ रही तो इस दूसरी लाइन भी C के ऊपर होगी, तो उसके अनेक अनंत हल। अब अनेक अनंत हल होने का क्या मतलब है बच्चों, जो थर्ड कंडीशन है बच्चों कि एक लाइन अगर मान लो आपकी ये मैं पीले येलो कलर की लाइन गई, एक लाइन अगर ऐसे जा रही तो दूसरी लाइन है वो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, वो भी इसी के ऊपर ऐसे होगी। कहने का मतलब है कि बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिसको अगर समीकरण 1 या समीकरण 2 में भरे तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन में क्या थी, सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही थी आपस में, दो लाइनें एक पॉइंट पे कट रही थी, तो एक ही बिंदु, एक ही हल ऐसा था, एक ही वैल्यू ऐसी थी x और y की जिस पे ये दोनों समीकरण में सेटिस्फाई हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनको अगर हो सकता है x y की बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनको एक समीकरण में रखे तो वो 0 हो जाए, दूसरे समीकरण में रखे तो वो भी 0 हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जो आज की जो वर्कशीट थी 2 मई की जो वर्कशीट थी 10th क्लास के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि जो आपके हल आने की संभावना होती है उसको डायग्राम बनाकर शो करना। तो ये 3 डायग्राम आपने बनाने हैं। सबसे पहला डायग्राम लिखना पड़ेगा आपको, पहली कंडीशन ये है, पहला डायग्राम ये आएगा, दूसरा डायग्राम आपका ये आएगा और तीसरा आपका फिर बच्चों ये आएगा, ठीक है। ये लाइन्स 2 हैं, ये एक लाइन ही है, ये आपकी लाइन जो पीले कलर की है ये L1 है बच्चों, जो पीले कलर की है ये L1 है, और जो नीले कलर की है ना ये इसी के ऊपर है, ये L2 है, इसलिए यहाँ पे लिखा अनेक संगत अर्थ, मतलब बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ है जिनको हम एक दूसरे क्वेश्चन में डालते हैं वो सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करूँगा, और मैं कुछ प्रश्नों को हल करूँगा, बाकी कुछ आप करेंगे, क्योंकि अगर सभी प्रश्न मैं हल करूँगा तो फिर आप लोग उसको देख देख के सभी ऐसे कर लेंगे, आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, इसलिए बच्चों 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, बाकी आप करेंगे, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करो और उसको प्लीज़ जो वीडियोस में डालता हूँ वो आप देखें ज़रूर, आपके काम की है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एक्सप्लेन्ड है। थैंक यू।